ये किस्सा कुछ कहानी की शक्ल में इस तरह पेश किया जाता है। एक बादशाह किसी मुल्क पर हुकूमत करता था। बादशाह की जिंदगी निहायत पुरसुकून और अच्छी गुजर रही थी, मगर कुछ अरसा से वो एक अजीब उलझन का शिकार था। कुछ अरसे से मुसलसल वो एक ख्वाब देख रहा था कि जिसमें एक औरत उसके महल का दरवाजा खटखटाती और ख्वाब में रोज ही एक बात बार बार उससे पूछती कि बादशाह सलामत, मैं आ जाऊं या कल आऊं। बादशाह को इस ख्वाब ने मुसलसल 3 महीनों से परेशान कर रखा था। बादशाह हर रात वही ख्वाब देखता और अक्सर नींद से हड़बड़ाकर उठ बैठता। ये ख्वाब उसके लिए अजीब जहनी उलझन बन चुका था। जब बादशाह की जहनी उलझन बढ़ने लगी तो फिर उसने एक रोज फैसला किया कि ये ख्वाब अपनी बेटी को सुनाएगा, और फिर उस रात वही ख्वाब देखने के बाद सुबह उठकर उसने वो ख्वाब अपनी बेटी को सुनाया। बादशाह की 2 बेटियां थीं। बादशाह की छोटी बेटी का नाम मेहरुन्निसा था। बादशाह ने पूरे का पूरा ख्वाब उसे सुना दिया। मेहरुन्निसा बड़ी दाना, अक्लमंद और होशियार थी। वो बादशाह का ख्वाब सुनने के बाद कहने लगी, अब्बा हजूर, आपका ख्वाब वाकई उलझन में मुब्तला कर देने वाला है, मगर मैं इसकी ताबीर किसी हद तक भांप चुकी हूँ। अगर आइंदा रात आपको वही ख्वाब आए और वो औरत ख्वाब में आकर आपसे पूछे कि मैं आज आऊं या कल आऊं, तो आप उसे कहिएगा कि तुम आज ही आओ। बादशाह ने बेटी की बात सुनकर सर हिला दिया। बादशाह को उसकी अक्लमंदी पर पूरा भरोसा था। बादशाह को अगले 3 रोज तक वो ख्वाब न आया। बादशाह जहनी तौर पर मुतमईन हो गया कि चलो जान छूटी, मगर अगले ही रोज बादशाह को फिर वही ख्वाब आया। बादशाह को सफेद चादर में लिपटा हुआ औरत का धुंधला सा अक्स दिखाई दिया, जो बादशाह के महल का दरवाजा खटखटाती है और बादशाह से पूछती है कि बादशाह सलामत, मैं आज आऊं या कल आऊं। बादशाह ने अपनी बेटी मेहरुन्निसा की हिदायत के मुताबिक उसे कहा कि तुम आज ही आओ। बादशाह का इतना कहना था कि वो औरत एकदम से गायब हो गई। बादशाह इसके साथ ही फौरन हड़बड़ाकर उठ बैठा। बादशाह समझ नहीं पाया था कि ये आखिर मुइम्मा क्या था। सुबह उठते ही बादशाह ने सबसे पहले अपनी बेटी मेहरुन्निसा को रात के ख्वाब के बारे में बताया और कहा कि मैंने तुम्हारी हिदायत के मुताबिक उस औरत से कह दिया है कि तुम आज ही आओ। मेहरुन्निसा ने बाप की बात सुनकर कहा, अब्बा हजूर, आपने जो किया बिल्कुल अच्छा किया है। आप फिक्र मत करिए, सब कुछ भला ही होगा। अल्लाह ने चाहा तो मुश्किलें आसान होंगी। इस वाकया को कई रोज गुजर गए। बादशाह इस वाकया को बिल्कुल भूल चुका था। बादशाह के मुल्क में अमन ओमान था। रियाया खुशहाल थी। रियाया बादशाह की नेक दिली इंसाफ से बहुत खुश थी। मामूलाते जिंदगी बहुत अच्छे चल रहे थे कि एक दिन अचानक बादशाह को इत्तला मिली कि बादशाह के पड़ोसी मुल्क ने बादशाह के मुल्क पर हमला कर दिया है। बादशाह ये बात सुनकर परेशान हो गया और सख्त घबरा गया। वो इस किस्म के हमले के लिए बिल्कुल जहनी तौर पर तैयार नहीं था, क्योंकि बादशाह अमन पसंद था। बादशाह उस मुल्क के बादशाह से जवाबी तौर पर लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, मगर फिर भी बादशाह की फौज के पास जवाबी तौर पर लड़ने के सिवा कोई चारा नहीं था। मगर ज्यादा देर तक दुश्मन के आगे उसकी फौज ठहर न सकी। अब बादशाह के पास भागने के सिवा कोई चारा नहीं था। जब उसकी फौज पसपा हो गई, दुश्मन के हमले की ताब ना ला सकी और हथियार डालने लगी, तो बादशाह ने अपनी बेटी को साथ लेकर वहां से भागने का इरादा किया। दुश्मन की फौज ने बादशाह के महल की ईंट से ईंट बजा दी और उसके महल पर कब्जा कर लिया। बादशाह ने महल के खुफिया रास्ते से राह फरार चुनी और अपनी छोटी बेटी मेहरुन्निसा को साथ लेकर उसी खुफिया रास्ते से महल से बाहर निकला और सुरंग में से छुपता छुपाता जाकर जंगल में निकल गया। बादशाह और उसकी बेटी गम से निढाल, मुल्क छिन जाने का गम और उसके बाद इन मुसीबतों से कभी गुजरे न थे। वो दोनों चलते चलते भागते भागते थकन से चूर हो चुके थे। पैर दुखने लगे, पाँव में छाले पड़ गए, मगर खौफ था कि कहीं दुश्मन उन्हें आकर पकड़ न ले, इसलिए भागते चले जा रहे थे। बादशाह अपनी बेटी को साथ लिए उसी जंगल में सारा दिन भागता रहा। भागते भागते यहाँ तक कि शाम हो गई। शाम के करीब वो अपने मुल्क की सरहद के करीब एक गांव में जा पहुंचा। उस गांव में एक आदमी रहता था जो किसी जमाने में बादशाह के शाही महल में बतौर मुलाजिम काम कर चुका था और बादशाह उसे अक्सर खुश होकर इनामो इकराम से नवाजता रहता था। बादशाह के जहन में फौरी तौर पर उस जाए पनाह के अलावा कोई ख्याल न था। बादशाह उस गांव में उस आदमी के दरवाजे पर जा पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। पुराने शाही मुलाजिम ने दरवाजा खोला। बादशाह और उसकी बेटी को देखकर बहुत खुश हुआ। खुश दिली से इस्तकबाल किया और अपने घर के अंदर ले गया।
बादशाह की अवभगत की, उसे पानी शरबत पिलाए और फिर आने का माजरा पूछा। बादशाह ने उसे सारा वाकया सुना दिया कि किस तरह दुश्मन ने उसके महल पर कब्जा कर लिया है और वो दोनों बाप बेटी जान बचाकर वहां से भाग निकले हैं। शाही मुलाजिम ने जब बादशाह का ये माजरा सुना तो कुछ देर के लिए तो खामोश हो गया, फिर कहने लगा, बादशाह सलामत, मैं आपका पुराना नमकवार हूँ। आपके मुझ पर बेतहाशा एहसानात हैं। ये गरीब खाना मेरा आपके लिए हाजिर है। आप जितना अरसा यहाँ चाहे क़याम कर सकते हैं। मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं आपकी कुछ खिदमत कर सकूं। बादशाह उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुआ कि दुश्मन से जान भी बच गई और रहने के लिए एक अच्छी जाय बना भी मिल गई। पुराने शाही मुलाजिम ने बादशाह के रहने के लिए अपने कमरे से मुल्क कमरा तैयार कर दिया और बादशाह को वहां ठहरा दिया। बादशाह की बेटी मेहरुन्निसा भी उसके साथ थी। रात के वक्त शाही मुलाजिम ने अच्छी सी ज़ियाफत यानी खाने का एहतमाम किया। बादशाह उसकी इस अमल से बेइंतहा खुश था। रात को बादशाह सोने के लिए लेटा तो उसे नींद नहीं आ रही थी। उसका जहन सोचों में गुम था। बादशाह को अपना महल और आसाइशें याद आने लगी कि कल तक मुलाजिम, नौकर चाकर और हर खिदमतगार हर वक्त खिदमत के लिए तैयार, मगर आज ये हालत है कि एक गांव में एक आदमी के घर पड़ा हूँ और उसके रहमो करम पर हूँ। बादशाह के दिल में ये भी ख्याल आया कि मैंने आज तक कोई बुरा अमल नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। खैर, उसने सर झटक दिया। किस्मत ने ऐसा पासा पलटा था कि बस एकदम दुनिया ही सारी बदल गई थी। और फिर अचानक उसे साथ वाले कमरे से बातों की आवाज आई। इस दौरान में मेहरुन्निसा सो रही थी। बादशाह पहले तो बड़ा हैरान हुआ कि इस वक्त रात के पहर बातें करने की आवाज कहाँ से आ रही है। उसका चौंकना अपनी जगह दुरुस्त था। बातों की आवाजें साथ वाले कमरे से आ रही थी। फिर उसने दीवार के साथ कान लगाकर बातें सुनना शुरू कर दी। बादशाह के मेजबान यानी वही पुराना शाही मुलाजिम किसी से कह रहा था, ये मुसीबत अब पता नहीं कितने दिन हमारे घर पर रहेगी। ये अब बादशाह नहीं बल्कि फकीर हो चुका है। बादशाह को उसकी बात सुनकर बहुत दुख हुआ। जवाब में किसी औरत की आवाज आई जो यकीनन उसकी बीवी थी। अगर ये फकीर हो चुका है तो उसे घर में क्यों ठहराया है? वजीर ने जवाब में कहा, इस आदमी का नमक मैंने खाया है और इसके मुझ पर बेशुमार एहसानात हैं। यही सोचकर मैंने इसे घर में ठहरने की इजाजत दी है। बीवी कहने लगी, 2-4 दिन खिदमत करो और फिर चलता करो। ये कहकर रुखसत कर देना कि हम आपको यहाँ नहीं रख सकते। हमारे खुद हालात इतने अच्छे नहीं कि आपकी मेहमान नवाजी कर सकें। बस बाबा, मैं तो इससे ज्यादा इनकी खिदमत नहीं कर सकती। वजीर बोला, अरे भगवान, कुछ सब्र से काम लो। चलता करने में भी कुछ वक्त लगेगा। एकदम तो धक्के देकर नहीं निकाल सकता। बस 1-2 दिन की बात है। फिर कोई ऐसा बहाना घड़ूंगा कि बादशाह को यहाँ से चलता करूंगा। बादशाह को वजीर की और उसकी बीवी की गुफ्तगू सुनकर बेइंतहा दुख हुआ। ये वही वजीर था, ये वही पुराना मुलाजिम था जिसे बादशाह मामूली बातों पर ढेरों इनाम से नवाजा करता था। ये पुराना नमकवार अब उससे बददिल हो चुका था। वो चाहता तो बादशाह को सारी जिंदगी अपना मेहमान रख सकता था, मगर वो गिरगिट की तरह आंखें बदल चुका था। अब बादशाह के सामने अपने बुरे हालात का रोना रोकर बादशाह से जान छुड़ाना चाहते थे और बीवी और उन दोनों ने मिलकर ये मंसूबा बनाया था कि बादशाह के सामने ऐसा बहाना गढ़ें कि बादशाह वहां से चला जाए। बादशाह मायूस होकर बैठ गया। वो जानता था कि अब उसके बुरे हालात शुरू हो चुके हैं, इसलिए वजीर भी उससे आंखें फेर रहा है। इसमें उसका कोई कसूर नहीं, दुनिया इसी का नाम है। बादशाह की आंखों में दुख से आंसू आ गए। वो रात उसने करवटें बदलते हुए गुजारी। सुबह उठा तो वजीर से कहने लगा, मेरे भाई, मैं अब तुमसे इजाजत चाहूंगा। मैंने तुम्हारी मेहमान नवाजी देख ली। तुम्हारी मेहमान नवाजी का बहुत शुक्रिया। चालाक वजीर कहने लगा, क्यों बादशाह सलामत, क्या हुआ? आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? 2-4 रोज तो रुक जाते। क्या आपको मेरी मेहमान नवाजी पसंद नहीं आई या मेरी मेहमान नवाजी में कोई कमी रह गई? बादशाह ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और कहने लगा, नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं। तुमने हमारी खूब आवभगत की। बस अब मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता। फिर बादशाह ने उससे कहा कि मुझे भेस बदलने के लिए कुछ चीजें दरकार हैं, वो मुझे मुहैया कर दो। वजीर ने वो चीजें बादशाह को मुहैया कर दी तो बादशाह कहने लगा, मैं यहाँ से अपना हुलिया और भेस बदल कर जाना चाहता हूँ ताकि मुझे कोई पहचान न सके। वो पुराना मुलाजिम बड़ा खुश था कि बादशाह से पहले ही जान छूट गई। अब ज्यादा दिन बादशाह को अपने घर में नहीं रखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि जिस फौज ने अब कब्जा किया है वो तलाश करते हुए यहाँ तक आ जाएं और बादशाह के साथ साथ मुझे भी पकड़ कर ले जाएं। इसलिए बादशाह से खुद ही जान छूट जाने पर वो दिल में बहुत खुश था कि मुसीबत टल गई।
बादशाह अपनी बेटी मेहरुन्निसा को लेकर उस वजीर के घर से रुखसत हुआ। सफर करते करते बादशाह ने अपने मुल्क की सरहद अबूर कर ली और एक छोटी सी रियासत में दाखिल हो गया। उस रियासत का नवाब बादशाह का बड़ा अच्छा दोस्त था। बादशाह को उसके यहाँ जाए पनाह की तलब महसूस हुई और बादशाह उसकी हवेली पहुंच गया। बादशाह ने हवेली के दरबानों से कहा कि नवाब साहब से मुलाकात करनी है। नवाब साहब से मुलाकात हुई तो नवाब साहब बादशाह को देखकर पहचान न सके, क्योंकि बादशाह ने अपना हुलिया बदल रखा था, लेकिन मेहरुन्निसा को उसने पहचान लिया। बादशाह ने सारा माजरा कह सुनाया तो वो दोनों बाप बेटी को लेकर अपनी हवेली में चला गया और उन्हें इज्जत और एहतराम के साथ अपनी हवेली में ठहरने को जगह दी। बादशाह इन बुरे हालात में अपने दोस्त नवाब की इस मेहमान नवाजी पर बड़ा खुश हुआ। नवाब साहब कहने लगे, बादशाह सलामत, मैं आपका बुरे और अच्छे वक्त दोनों का साथी हूँ। ये आपकी अपनी हवेली है, आप जितना अरसा चाहें यहाँ क़याम करें। बादशाह और मेहरुन्निसा को नवाब साहब का मेहमान बने हुए एक हफ्ता गुजर चुका था। बादशाह दिल ही दिल में बहुत खुश था कि अब एक अपनी हैसियत के इंसान के घर मेहमान बनकर आया हूँ, ये कुछ तो दोस्ती का हक अदा करेगा। लेकिन उसी रोज एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। नवाब साहब की बीवी को मिर्गी का दौरा पड़ गया। बीवी अच्छी भली थी, मगर अचानक ही उसे मिर्गी के दौरे पड़ने लगे। नवाब बेचारा इस सूरत हाल से घबरा गया। उसने फौरन अच्छे से अच्छे हकीमों को बुलवा भेजा, मगर सब हकीम अपनी कोशिश में नाकाम हो गए। दौरा था कि थमने का नाम नहीं ले रहा था। फिर दौरा तो खत्म हो गया, मगर ऐसा होने लगा कि कुछ रोज के बाद फिर अचानक उसकी बीवी को मिर्गी के दौरे पड़ने लगे। अब के तबीबों के साथ साथ आमिलों और पीरों की खिदमत भी हासिल की गई, लेकिन आमिलों ने जो हालात नवाब साहब को बताए और जो वजह बताई, उसे सुनकर नवाब साहब परेशान हो गए कि उनकी बीवी को मिर्गी के दौरे क्यों पड़ रहे थे। आमिलों ने नवाब साहब को बताया कि नवाब साहब, आपकी हवेली पर नहुसत का साया पड़ चुका है और हो ना हो इस नहुसत के पीछे इन दोनों बाप बेटी का ही किरदार है जो आपकी हवेली में वारिद हुए हैं। जब से ये आपकी हवेली में आए हैं, आपकी बीवी पर मिर्गी के दौरे पड़ना शुरू हो गए हैं। अगर आप अपनी बीवी की जान की सलामती चाहते हैं तो नहुसत को अपनी हवेली से हटाना होगा। इन दोनों बाप बेटी को हवेली से जितनी जल्दी हो सके निकाल दें। नवाब साहब ये बात सुनकर बहुत परेशान हुए। नवाब साहब भी रासिखुल अकीदा थे और इस बात पर उनका भी यकीन था, मगर अब परेशान थे कि कैसे अपने दोस्त और उसकी बेटी को घर से निकालें। उड़ते उड़ते ये बात बादशाह के कानों तक पहुंची कि नवाब साहब की बीवी के मिर्गी के दौरों की वजह वो दोनों बाप बेटी हैं जिन्हें आमिलों ने नहुसत करार दिया है। बादशाह ये सुनकर बहुत रंजीदा हुआ। नवाब साहब अब शर्म के मारे बादशाह से खुद कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन बादशाह को इस बात का पूरा एहसास था। बिलाखिर बादशाह ने नवाब साहब से कहा, नवाब साहब, आप परेशान मत होइए, मैं जानता हूँ आमिलों ने आपसे क्या कहा है। मैं आज ही आपकी हवेली से रुखसत हो जाऊंगा और अपनी तमाम तर नहुसत को यहाँ से ले जाऊंगा। नवाब साहब चाहने के बावजूद भी बादशाह और उसकी बेटी को रोक ना सके। बादशाह दुखी दिल के साथ नवाब की हवेली से बेटी को लेकर निकला। सफर करते करते वीरानों और बियाबानों से गुजरते हुए एक जगह आकर दरख्त के नीचे बैठ गए। थकन से चूर हो चुके थे। दोनों बाप बेटी का प्यास के मारे बुरा हाल था, मगर पानी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। बादशाह ने बेटी को तसल्ली दी कि रात इस दरख्त के नीचे गुजारेंगे और सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। सफर का आगाज करेंगे, उम्मीद है कहीं न कहीं पीने को पानी मिल जाएगा। इत्तफाक की बात है कि उसी दरख्त पर दो परिंदे भी रात को आराम करने के लिए रुके हुए थे। परिंदों ने उन दोनों को देखा तो आपस में बातें करने लगे। नर परिंदा अपनी मादा से कहने लगा, देखो ये दोनों बाप बेटी हैं। ये आदमी फलां मुल्क का बादशाह है, मगर अब इस पर बुरा वक्त आ चुका है। इस पर गर्दिश आ चुकी है। अभी इसकी गर्दिश और आजमाइश कुछ बाकी है। अभी इसकी मुश्किलात खत्म नहीं हुई। बादशाह को हैरत अंगेज तौर पर उनकी बातों की साफ समझ आ रही थी। बादशाह चौंक पड़ा और कान लगाकर बड़े मुख्तात अंदाज में उनकी बातें सुनने लगा। उसकी बात सुनकर मादा परिंदा कहने लगी, इसकी मुश्किलात कैसे खत्म होगी। उसकी बात के जवाब में नर परिंदा बोला, आजमाइश अल्लाह की तरफ से आती है और इस आजमाइश का तोड़ यही है कि कोई नेक बुजुर्ग इसके हक में दुआ करे। यहाँ से थोड़ी दूर एक नेक बुजुर्ग झोंपड़ी में इबादत करते रहते हैं। इस बादशाह को चाहिए कि उनकी खिदमत में हाजिर हो और उनसे अपने हक में दुआ करवाए। अल्लाह ताला जरूर उनकी दुआ कबूल करेगा और इसकी आजमाइश को खत्म कर देगा। अगर ऐसा ना हुआ तो ये सारी जिंदगी इन्हीं जंगलों में भटकता रहेगा। मेहरुन्निसा बेचारी सफर की थकन से निढाल हो चुकी थी।
मगर बादशाह उन परिंदों की बातें खूब समझ रहा था और बड़े ध्यान से उन्हें सुन रहा था। बादशाह दिल ही दिल में बड़ा हैरान था कि वो परिंदे होकर इंसानों जैसी बातें कर रहे थे। इसमें भी खुदा की कोई हिकमत होगी। बादशाह ये सोचकर वहीं दरख्त के तने के साथ टेक लगाकर ऊँघने लगा। सुबह उठकर उसने सारा वाकया अपनी बेटी को बताया। मेहरुन्निसा बादशाह की बात सुनकर मुस्कुरा दी, जैसे वो पहले से ये बात जानती हो। बादशाह ने पूछा, उस बुजुर्ग की झोपड़ी पर चलना चाहिए ताकि बुजुर्ग से मुलाकात की जाए। बेटी कहने लगी, ठीक है। वो दोनों कुछ देर इधर उधर जंगल में उस झोपड़ी और बुजुर्ग को ढूंढते रहे, मगर वो उन्हें कहीं दिखाई न दी। उसके बाद दोनों बाप बेटी ने अपना सफर जारी रखा। दोनों बाप बेटी जंगलों और वीरानों से सफर करते करते एक बहुत बड़ी रियासत में पहुंच गए। बादशाह ये देखकर हैरान रह गया कि वो भटकते भटकते उस जगह पहुंच चुका था जिस रियासत में उसकी बेटी की शादी हुई थी, यानी मेहरुन्निसा की बड़ी बहन उस रियासत में ब्याह कर आई हुई थी। बादशाह बहुत खुश हुआ कि चलो बेटी के घर में चलकर बना लेते हैं। बादशाह ये सोचता हुआ बेटी की हवेली पर जा पहुंचा। बादशाह की बड़ी बेटी गुलनार अपने बाप और बहन को देखकर बहुत खुश हुई, मगर जो ही उनके हालात पता चले तो वो बेचारी बहुत उदास हो गई। बादशाह का दामाद भी बड़े खुशदिली से उनसे मिला और उन्हें अपनी हवेली नुमा महल में खुशामदीद कहा और उनकी रिहाइश के लिए बहुत आला बंदोबस्त किया। उनकी खूब खिदमत की, खातिर मदारत की, उन्हें आला अनवाउ इकसाम के खाने खिलाए और उन्हें अच्छे से अच्छी लिबास और पोशाक मुहैया किया। बादशाह को वहां रहते हुए कुछ रोज गुजर गए। बादशाह दिल ही दिल में शर्मिंदा भी था कि बेटी के दर पर आन पड़ा है, मगर उसकी छोटी बेटी कहने लगी, हम पर मुसीबत का वक्त है, इसलिए हमारी इससे बेहतर जाए पनाह फिलहाल कोई और नहीं हो सकती, और वैसे भी आप अपनी बेटी और मैं अपनी बहन के घर पर हूँ। बादशाह कहने लगा, वो बात तो ठीक है, मगर हम कब तक आखिर यहाँ पड़े रहेंगे। बेटी कहने लगी, आप फिक्र न करिए, जब तक अल्लाह ताला ने हमारा कोई और बंदोबस्त न कर दिया हमें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। बादशाह बेटी की बात पर खामोश हो गया। बादशाह और बेटी के कुछ दिन सुकून से गुजर गए, मगर उस रात एक अजीब वाकया पेश आया। बादशाह अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और सोचों में गुम था कि अचानक उसकी नजर छत पर लगे हुए सोने के फानूस पर पड़ी। फानूस पर नजर पड़ते ही बादशाह अचानक चौंक पड़ा। एक अजीब और हैरत अंगेज मंजर उसकी आंखों के सामने था। उसने देखा कि फानूस के साथ दीमक की तरह के कीड़े चिमटे हुए थे और फानूस पर लगे हुए सोने को धड़ाधड़ खा रहे थे, और सोना खाते ही फानूस का रंग उड़ता जा रहा था। बादशाह बड़े ताज्जुब से उस मंजर को देख रहा था। देखते ही देखते उन कीड़ों ने फानूस का सारा सोना चट कर दिया और उसके बाद उन कीड़ों ने कमरे की कीमती अशिया पर हल्ला बोल दिया। कमरे में लगे हुए कीमती कालीन और पर्दों को भी उन कीड़ों ने खाना शुरू कर दिया। बादशाह ये देखकर बहुत परेशान हुआ और उसने फौरन मेहरुन्निसा को जगा दिया। मेहरुन्निसा हड़बड़ाकर उठ बैठी। बादशाह ने उसकी तवज्जो उस तरफ दिलाई तो वो भी एकदम हक्का बक्का रह गई। मेहरुन्निसा ये सूरत हाल देखकर परेशान हो गई। वो जानती थी कि पूरा कमरा कीमती सामान से आरास्ता है। वो कहने लगी, अब्बा हजूर, जब सुबह हमारे भाई और बहन उठेंगे और वो देखेंगे तो वो ये समझेंगे कि शायद ये सारी कीमती चीजें हमने चुराई हैं। वो ये तो इस बात को तस्लीम ही नहीं करेंगे कि ये दीमक के कीड़े इन सारी कीमती चीजों को खा गए हैं। बादशाह परेशान होकर बोला, तो फिर क्या करना चाहिए। मेहरुन्निसा के पास भी इस सवाल का कोई जवाब ना था। गोया कि वो बहुत अक्लमंद भी थी, मगर यहाँ पर आकर वो भी खामोश हो गई। बादशाह कुछ और ना सूझा तो बादशाह कहने लगा, हमें फौरन यहाँ से भाग निकलना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे सर पर कोई और इल्जाम आ जाए और इस तरह हमारी बेटी की जिंदगी और मुश्किल में पड़ जाए। वो दोनों वहां से भाग निकले। हवेली से निकलने के बाद वो भागते भागते जंगल में जा पहुंचे। जंगल में पहुंचकर उन्होंने पनाह के लिए तलाश शुरू कर दी। उन्हें एक गार में पनाह मिल ही गई। अंधेरी रात थी और ऊपर से तूफानी बारिश शुरू हो गई। बादशाह की आंखें अंधेरे में देखने के कुछ काबिल हुई। गार के अंदर एक अजीबुल खलकत अफरियत को देखकर हक्का बक्का रह गया। वो एक अजीबो गरीब किस्म का इंसान था। जब मेहरुन्निसा की नजर उस पर पड़ी तो उसके हलक से एक चीख बरामद हुई। वो अजीबुल खलकत किस्म का इंसान बेहिस्सो हरकत पड़ा हुआ था। बादशाह और उसकी बेटी मेहरुन्निसा दोनों खौफ के मारे वहां से गार से निकलकर भाग पड़े। भागते भागते उनके पांव दुखने लगे, पांव जख्मी हो गए, मगर वो मुसलसल भागते रहे। उन्हें उस अफरियत से जान का खौफ था। भागते भागते वो जंगल के एक ऐसे हिस्से में जा पहुंचे जहां उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी। बादशाह को और कुछ न सूझा, बेटी का हाथ पकड़े झोपड़ी में दाखिल हो गया। झोपड़ी के अंदर उन्हें एक बुजुर्ग नौरानी शख्सियत वाले बारेश आदमी नजर आए। बुजुर्ग शायद इबादत में मसरूफ थे।
बादशाह और बेटी एक इंसान को देखकर उन्हें कुछ हौसला हुआ और वो बुजुर्ग के पास ही बिछी हुई चारपाई पर बैठ गए। थोड़ी देर खामोशी छाई रही और बुजुर्ग जब अपनी इबादत से फारिग हुए तो उनकी तरफ मुतवज्जो हुए। बादशाह ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि उन बारेश बुजुर्ग ने हाथ के इशारे से बादशाह को बोलने से मना कर दिया। बादशाह उनके इशारे से खामोश हो गया। बुजुर्ग कुछ देर मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ते रहे, फिर थोड़ी देर बाद उठे और उन्होंने झोंपड़ी में एक तरफ पड़े हुए एक कटोरे में दूध डालकर उन्हें पीने के लिए पेश किया। दूध पीकर बादशाह और उसकी बेटी को फरहत और तवानाई महसूस हुई, जैसे उनके मुर्दा जिस्म में जान पड़ गई हो। बुजुर्ग उनकी तरफ देखकर कुछ लम्हे खामोशी से मुस्कुराते रहे और फिर कहने लगे, बेटा मैं जानता हूँ कि तुम मुश्किल हालात से दो चार हो, लेकिन मुझे ये भी कहता हूँ कि तुम्हारी बेटी महरुन निसा बहुत अक्लमंद और दाना है, जिसने तुम्हें ये मशवरा दिया कि तुम ख्वाब में आने वाली उस औरत को कहो कि तुम आज ही आओ। क्या तुम जानते हो बादशाह कि वो औरत कौन थी जो तुम्हारे ख्वाब में रोज आती थी और पूछती थी कि मैं आज आऊं या कल आऊं? बादशाह जो हैरत और गौर से उस बुजुर्ग दरवेश की बातें सुन रहा था कहने लगा, जी नहीं, मैं नहीं जानता कि वो औरत कौन थी। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर तस्बीह के दानों पर हाथ फेरते हुए कहा कि वो औरत नहीं, दरअसल वो एक गर्दिश थी जो तुमसे रोज आकर पूछती थी कि मैं तुम्हारी जिंदगी में अब आऊं या बाद में, यानी कल आऊं। कल से मुराद तुम्हारी अगली जिंदगी में, तुम्हारी बुढ़ापे की जिंदगी में। वो गर्दिश तुम्हारी जिंदगी पर नहुसत बनकर मंडला रही थी, मगर मुझे खुशी है कि तुम्हारी बेटी ने उसे खूब पहचाना और तुम्हें ये मशवरा दिया कि तुम आज ही आओ। जानते हो आज का मतलब क्या था? बादशाह ने नफी में सर हिला दिया। बुजुर्ग ने महरुन निसा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, इसलिए कि आज तुम में जवानी थी, तुम में ताकत थी कि तुम उस आजमाइश का मुकाबला कर सको, मगर शायद तुम में कल ये हिम्मत ना होती। इसीलिए तुम्हारी बेटी ने ये तुम्हें कहा कि उस औरत से कहो कि आज ही आए। क्यों महरुन निसा, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? महरुन निसा ने सर झुकाकर कहा, जी हाँ मोहतरम बुजुर्ग, आपने दुरुस्त फरमाया। तुमने इस आजमाइश को आज बुलाकर इसका मुकाबला किया और इस वार को सह गए। अगर कल बुढ़ापे के वक्त तुम ये आजमाइश को बुला लेते तो शायद तुम इसका मुकाबला न कर पाते, तुम में इतनी सकत ना होती। लेकिन बादशाह, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, वो ये कि तुम्हारी इस नहुसत के दिन खत्म होने वाले हैं, तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। तुम्हारी हारी हुई फौज के सिपा सलार ने अपनी ताकत को जमा करना शुरू कर दिया है। उसने तमाम फौजियों को एक बार फिर इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। इस ताकत को जमा करके वो एक बार फिर अपने मुल्क की हसूल के लिए कोशिश करना चाहता है और तुम्हारे पहुंचने तक मुझे उम्मीद है कि वो अपने वतन को दोबारा हासिल कर लेंगे। एक बार फिर नए अज़म और हौसले के साथ वो दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं और तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि इसमें तुम्हारे कुछ दोस्त भी उनकी मदद कर रहे हैं, यानी तुम्हारे हमसाया मुल्क जहाँ का बादशाह तुम्हारा दोस्त है, वो तुम्हारी फौज की मदद करेगा और वो मुल्क तुम्हें दोबारा हासिल होगा। तुम्हारे लिए खुशी की बात यह है कि तुम्हारा मुल्क तुम्हें दोबारा हासिल होने वाला है और ये नहुसत के बादल छटने वाले हैं। जाओ, वापस अपने मुल्क जाओ। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने बुजुर्ग का उठकर हाथ चूम लिया, उनका शुक्रिया अदा किया और महरुन निसा को लेकर वहां से निकल पड़ा। अब उनकी मंजिल अपना मुल्क था। वो कुछ बेयकीनी के आलम में भी था कि उसका मुल्क उसे दोबारा कैसे वापस हासिल होगा। एक फौज जो उसकी शिकस्त खा चुकी है, वो दोबारा अपना वतन कैसे हासिल करेगी? दिन रात का सफर करते वो कई हफ्तों के बाद अपने मुल्क वापस पहुंचा तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी फौज दोबारा अपने महल, अपने वतन पर काबिज हो चुकी थी। दुश्मन को शिकस्त हुई थी और उसे मार मार कर वहां से भगा दिया गया था। बादशाह की फौज ने उसका इस्तकबाल किया। सिपा सलार ने खुश आमदीद कहा और बादशाह को उसके तख्त पर बिठाया। बादशाह के दोस्त मुल्क के बादशाह ने भी उसे मुबारकबाद दी। उसकी मदद से बादशाह को उसका मुल्क वापस मिला था। सिपा सलार और उसके दोस्त मुल्क के बादशाह ने बताया कि उन्होंने उनके सिपाहियों को दोबारा इकट्ठा किया और उनकी ताकत को एकजुट करके दोबारा दुश्मन पर हमला बोल दिया और उनके अज़म और हौसले से उन्हें दोबारा सल्तनत वापस मिल गई। बादशाह ने अपने दोस्त मुल्क के बादशाह का शुक्रिया अदा किया, सिपा सलार का भी शुक्रिया अदा किया और फिर अपनी बेटी महरुन निसा का माथा चूम लिया और कहने लगा, बेटी, तुम्हारी अक्लमंदी की वजह से मैं आज इस नहुसत का मुकाबला कर सका। अगर शायद आखिरी उम्र होती और बुढ़ापा होता तो ये तवानाइयां ना होती और मैं इसका मुकाबला ना कर सकता। बेटी कहने लगी, अब्बा हजूर, मैंने अपनी अकल के मुताबिक जो मुनासिब ख्याल किया आपको मशवरा दिया। बादशाह ने खुशी से बेटी का माथा फिर चूमा। बादशाह ने एक हफ्ते के बाद अपने जानिसार और वफादार सिपा सलार से बेटी की शादी कर दी। कई रोज तक मुल्क में चरागां किया जाता रहा। उसके बाद बादशाह ने अमूर सल्तनत
اپنی بیٹی مہرالنساء اور اپنے داماد کے سپرد کیے اور خود یاد الہی میں مصروف ہو گیا۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل اردو کارنر کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور نیچے کمنٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ شکریہ۔